नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम एक फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इसके साथ ही आप भी अपने सवालों के साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में। हेलो किसान कार्यक्रम में आज का विषय है गेहूं जौ फसल के पकते समय की देखभाल और इसके अलावा पॉली हाउस में खीरे की वैज्ञानिक खेती। इन दोनों विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर है यानी कि मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं, तो बेझिझक आप कॉल करें और इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप हमारे विशेषज्ञ मेहमान से पूछ सकते हैं। तो आइए आपका परिचय करा दें हमारे खास मेहमानों से। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर शिवाधर मिश्र जो कि प्रधान वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रदीप कुमार जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। तो चर्चा की हम शुरुआत करें। ऐसे में डॉक्टर शिवाधर, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, गेहूं जौ के बारे में हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं, तो बताएं हमें कि खाद्यान्न फसलों की जब हम बात करते हैं और खासतौर पे खाद्य सुरक्षा पोषण सुरक्षा की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो क्या महत्ता है इन फसलों की? जी हाँ, गेहूं और धान के बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं जी। जिस तरीके से धान खरीफ की एक मुख्य खाद्यान्न फसल है, गेहूं रबी की सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली, सबसे ज़्यादा पैदा होने वाली इंडिया में, और विश्व स्तर पे भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान है जो कि पूरी खाद्य सुरक्षा का दारोमदार इन दो फसलों पर बहुत ज़्यादा है जी। इसके अलावा आप देखिए कि इसके कितने सारे प्रोडक्ट बनते हैं। बहुत सारे बाज़ार में आप देखेंगे ब्रेड खाते हैं, पास्ता खाते हैं, नूडल्स खाते हैं और कितनी कितनी चीज़ें, सब दलिया है और क्या क्या नहीं बनता है, बिस्किट्स भी बनते हैं। तो सब कुछ इस गेहूं से बन रहा है। तो आजकल हमारी डाइट में, हमारे जो दैनिक भोजन में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है जी। जौ को जहाँ तक उसकी महत्ता को देखा जाए तो जौ एक बड़ी महत्वपूर्ण फसल है। इसका योगदान आज से 50 साल पहले हमारी दैनिक भोजन में था, लेकिन धीरे धीरे गेहूं ने इसकी महत्ता को कम किया और लोग गेहूं को अपनाने लग गए जी जी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब दोबारा फिर जब ध्यान गया कि हमने बहुत अच्छी चीज छोड़ दी है तो अब फिर जौ पर ध्यान दिया जाने लगा, क्योंकि जौ खाने से, जौ को डाइट में लेने से जो इतने रक्तचाप की बीमारियां हैं, मधुमेह की बीमारी है, इसके अलावा डाइटरी फाइबर होने की वजह से, इसमें एक जो रेशा होता है ना, खाद्य रेशा, उस रेशे की वजह से इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है जी। और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए एक रामबाण है। तो जौ को पुनः डाइट में, पुनः हमारे भोजन में शामिल करना हम अपने स्वास्थ्य के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था कर रहे हैं अगर हम दोबारा अगर इसको भोजन में ला रहे हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे में जाहिर तौर पर मांग भी इन दिनों काफी बढ़ने लगी है और इस मांग को पूरा करने के लिए किसान अगर तैयार है और उनकी फसल अगर अच्छी होगी तो जाहिर तौर पर उनको भी बहुत ही अच्छे भाव मिलेंगे। तो ऐसे में अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए फसल की अच्छी तरह से देखभाल करना भी जरूरी है, जिसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। इस समय खेतों में लगी फसलों की देखभाल जरूरी है। पकने की अवस्था में फसलों का ध्यान रखने से पैदावार अच्छी होती है। अगर बात गेहूं की करें तो गेहूं की फसल में प्रथम और आखिरी सिंचाई अपेक्षाकृत हल्की करें। फसल को गिरने से बचाने के लिए बाली निकलने के बाद सिंचाई वायु की गति के अनुसार करें। समय पर बोई गई गेहूं की फसल में फूल आने लगते हैं। इस दौरान फसल को सिंचाई की बहुत जरूरत होती है। गेहूं में समय से बुआई की दर से तीसरी सिंचाई गांठ बनने यानी बुआई के 60 से 65 दिनों के बाद की अवस्था और चौथी सिंचाई फूल आने से पहले यानी बुआई के 80 से 85 दिनों बाद और पांचवी सिंचाई दूधिया यानी बुआई के 110 से 115 दिनों के बाद की अवस्था में करें। पछेती या देर से बोई गई गेहूं की फसल में कम अंतराल पर सिंचाई की जरूरत होती है, इसलिए फसल में अभी क्रांतिक अवस्थाओं जैसे शीर्ष जड़ें निकलना, कल्ले निकलते समय, बाली आते समय, दानों की दूधिया अवस्था और दाने पकते समय सिंचाई करनी चाहिए। मार्च या अप्रैल में अगर तापमान सामान्य से अधिक बढ़ने लगे तो 1 या 2 अतिरिक्त हल्की सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। पौधों की उचित बढ़वार और विकास के लिए
पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से पौधों की बढ़ोतरी, जनन क्षमता और कार्यकी पर विपरीत असर पड़ता है। वहीं अगर जौ की बात करें तो फसल में दूसरी सिंचाई गांठ बनने की अवस्था यानी बुवाई के 55 से 60 दिनों बाद में और तीसरी सिंचाई दूधिया अवस्था यानी बुवाई के 95 से 100 दिनों के बाद करें। जौ की फसल में निराई गुड़ाई का अच्छा प्रभाव होता है, इसलिए फसल में जरूरत के हिसाब से निराई गुड़ाई करते रहें। जी हाँ, तो गेहूं और जौ की फसल की देखभाल के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दूसरे मेहमान का भी आइए रुख कर लेते हैं। और ऐसे में डॉक्टर प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि पॉली हाउस में जो खीरे की खेती है, खासतौर पर किसान अगर करे तो उन्हें किस तरह के लाभ है। मैं चाहूंगी कि आप हमें बताएं कि खुले खेत में करने और पॉली हाउस में खेती करने में किस तरह का अंतर है और किस तरह के फायदे होते हैं अगर पॉली हाउस में खेती की जाए। जैसा कि सभी जानते हैं किसान भाई, पॉली हाउस एक खेती की ऐसी विधा है जिसमें जो है बाहर की अपेक्षा अंदर हम जो है बेहतर वातावरण तैयार कर सकते हैं, पौधों के अनुकूल वातावरण, जिसमें जो है पौधे अच्छे से पनपे और फले फूले। अगर हम खुले खेत में बात करते हैं कोई भी सब्जी की खासकर, तो उनमें बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, चाहे वो जो है पानी ज़्यादा लगना या बाह्य कारक जैसे अधिक तापक्रम, कम तापक्रम सर्दियों में, और उसके अलावा जो है बहुत सारे पक्षी जीव, उनसे भी जो है अटैक होता है और तरह तरह की समस्याएं आती हैं, जिससे जो है पॉली हाउस या संरक्षित संरचनाओं में अगर खेती करते हैं, चाहे उसमें नेट हाउस भी आता है, तो उसके अंदर अगर हम करते हैं तो काफ़ी हद तक बाह्य कारकों से जो है हम पौधों को सुरक्षित रख पाते हैं और अंदर का वातावरण भी अच्छा सुदृढ़ बना पाते हैं, और उससे जो है पौधों की फलत अच्छी होती है, बढ़वार अच्छी होती है और उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। रही बात खीरे की, खीरा जो है अभी जिसे हम जो है मिनी कुकुम्बर या सलाद खीरा कहते हैं, वो काफी अभी पिछले कई सालों में काफी पॉपुलर हुआ है हमारे देश में। ये जो कि यूरोपियन कुकुम्बर है या यूरोप में ज्यादा चलता था, और इसका जो है मांग भी बहुत बड़ी है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी पोषक तत्व पाए जाते हैं, और खासकर जो आज की न्यूट्रिशियस डाइट की बात होती है उसके लिए बहुत ही एक अच्छा विकल्प है और काफी पॉपुलर हो रहा है, और किसान भी इससे अच्छा लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ऐसे में पॉली हाउस में अच्छी पैदावार खीरे की कैसे हासिल करें, इसके बारे में आपसे जानेंगे हम, लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। खीरा गर्म मौसम की फसल है। खुले वातावरण में इसकी खेती फरवरी मार्च से लेकर सितंबर तक की जा सकती है, लेकिन पॉली हाउस में किसान खीरे की खेती साल भर कर सकते हैं। इसके अंकुरण के लिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है और पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए 22 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल रहता है। अपेक्षित आर्द्रता 70 से 80% उपयुक्त रहती है। पॉली हाउस में खीरे की खेती आसानी से की जा सकती है। किसानों को पॉली हाउस में खीरे की खेती के लिए अधिक उपज वाली संकर किस्मों का चयन करना चाहिए, जिससे पॉली हाउस में खीरे की फसल से अधिकतम उपज ली जा सके। पॉली हाउस में खीरे की खेती के लिए पौधे तैयार करने के लिए पोट्रे का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें एक एक बीज सभी छिद्रों में बोया जाता है। बीज बोने के बाद 3 से 4 दिनों के अंदर अंकुरण हो जाता है और पौधे 20 से 25 दिनों में रोपण के लिए तैयार हो जाते हैं। पॉली हाउस में खीरे की खेती के लिए कंपोस्ट या गोबर की खाद 10 से 15 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने के 3 से 4 सप्ताह पहले भूमि तैयार करते समय मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। इसके अलावा 7 ग्राम नाइट्रोजन, 4 ग्राम फास्फोरस और 5 ग्राम पोटाश प्रति वर्ग मीटर की दर से मिलाया जाता है। पॉली हाउस में खेती के कई सारे फायदे हैं, जैसे पॉली हाउस में खेती करने से फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ संसाधनों जैसे मिट्टी, पानी, पोषक तत्व, फसल उत्पाद और वातावरण की गुणवत्ता भी बढ़ती है, जो खेती के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, तो संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल से पॉली हाउस में खीरे की अच्छी उपज हासिल की जा सकती है। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। आइए पहले उनका सवाल ले लेते हैं। रोहन जी इस वक्त हमारे साथ अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। रोहन जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल।
रोहन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ साहब मिल रही है। जी जी, पूछे अपना सवाल। साहब ये जो हमारा जो पीला बाल पीली पड़ रही है। आपने खीरा लगाया है? अच्छा, गेहूं के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ, गेहूं की बालें पीली पड़ गई हैं और अब पानी उसमें लगना चाहिए या नहीं? अच्छा, कब लगाया था? बुआई कब की थी आपने? 28 अक्टूबर के हैं। अच्छा, डॉक्टर शिवाधर क्या जवाब देंगे आप? बाली पीली पड़ गई हैं, सभी बाली पीली पड़ गई हैं या कुछ बाली पीली पड़ गई हैं? ऐसा देखा गया है कि सभी बाली हैं? सभी बाली पीली पड़ गई हैं, तो तब तो हम कह सकते हैं कि आपका खेत पकने लगा है, क्योंकि 28 अक्टूबर का लगाया हुआ है। आपने जल्दी लगाया था, समय से लगाया था, मेरा कहने का मतलब समय से भी थोड़ा सा जल्दी लगाया था। और अगर दो तरीके के समय बाली पीली पड़ने का कारण होता है, या तो समय से पक रही हैं, अथवा अगर हो सकता है कि दीमक लगी हुई हो। क्या दीमक तो नहीं लगी है? दीमक लगने में ये होता है कि खेत में कहीं कहीं पर पूरे पैच, मतलब जिस जगह लगी होगी उसके 2-3 लाइनों के आसपास पीली पड़ी होगी, बाकी ठीक होगा खेत। और अगर कुछ बालियां, जैसे एक गुच्छे में से 3-4 बालियां हैं, तो उनमें से 2 बाली या 3 बाली अगर सफ़ेद हो रही हैं या पीली पड़ रही हैं, तो उसमें सूट बोरर लगा हुआ है। इन 2 चीज़ें हो सकती हैं। मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आपने पूरी बात नहीं बताई कि बाली पूरी पीली पड़ रही है पूरे खेत में, या पैच में पड़ रही है, या गुच्छे में एक आध पड़ रही हैं। तो आप देखिए जिस तरीके से है, तो अगर आप थोड़ा सा खुदाई करके देखेंगे या जो बाली पीली पड़ रही है उसके तने को तोड़ के देखेंगे, अगर उसमें कीड़ा है तो फिर उसका आवश्यकता अनुसार उपचार किया जा सकता है। लेकिन क्या है, इससे पहले आपको जानना होगा। और अगर इसमें अगर तो बेहतर है रोहन जी, एक बार तो आप खुद ही ये देख ले कि कहीं दीमक की समस्या तो नहीं आ रही है। और अगर दीमक की समस्या नहीं है और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि जो फसल है वो पक नहीं रही है बल्कि कोई समस्या है, तो बेहतर आप नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक है उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, ताकि खुद अपनी आंखों से देख के जो वैज्ञानिक है वो आपको सही सुझाव दे पाएंगे। बहरहाल यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर शिवाधर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि समय से गेहूं की बुआई जिन किसानों ने कर ली है, इस वक्त किस अवस्था में होगी फसल और उस लिहाज से किस तरह की देखभाल करनी चाहिए? ज्यादातर फसल जो समय से बोई गई है वो दाना भरने की अवस्था चल रही है। जी जी। और ऐसे में क्या होता है कि फसल का ऊपरी हिस्सा जो है ना भारी हो जाता है, और भारी होने से क्या होता है कि तने पर जो तने का कंट्रोल जो रहता है, जो जड़ का कंट्रोल रहता है, वो थोड़ा कम हो जाता है और फसल गिरने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो हम किसान भाइयों से यही सलाह दिया करते हैं हमेशा कि इस समय हम ज़्यादातर ध्यान इस बात पे रखते हैं कि सिंचाई को सही तरीके से करें जी। और सिंचाई को सही तरीके से करने के अलावा भी मैं ये बताना चाहूँगा, वो मैं अभी सिंचाई का जब बताऊँगा, उससे पहले आप हमेशा फसल को लाइन में बोएं। अगर आपने छिटकमा बीज से बो रखी है फसल, तो फसल गिरने की चांस बढ़ जाते हैं जी। इसी तरीके से आप जो है ज़्यादा बीज डाल देंगे, ज़्यादा घना कर देंगे, तब भी फसल गिरने की उम्मीद बढ़ जाती है। इसलिए बीज भी समुचित मात्रा में 1 हेक्टेयर में 100 किलोग्राम ही डालना चाहिए। अगर 100 से 125 डाल दिया, 150 डाल दिया, तो उसमें फिर उस हिसाब से फसल गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी जी बिल्कुल। और सिंचाई के बारे में आप बताना चाह रहे थे कि किस तरह से सिंचाई? मैं सिंचाई के बारे में ये बताना चाहूँगा कि इस समय जो फसल या तो तीसरी सिंचाई पे, मतलब 60-70 दिन की जो लेट लगाएगी वो 60-70 दिन की हुई है। और कुछ फसलें ऐसी हैं जो जिनकी चौथी या 5वीं सिंचाई होने वाली है। तो इन सिंचाइयों में सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है कि अगर सुबह सुबह आप देखें कि हवा अगर तेज चल रही हो, तो आप सुबह सिंचाई बिल्कुल ना करें जी। शाम को जब हवा बंद हो जाती है, कम हो जाती है, उस समय ही सिंचाई करें। सिंचाई में विशेषकर ये ध्यान रखें कि सिंचाई बहुत हल्की करें, जैसे पानी सिर्फ गीला कर दे खेत को, उसमें भरा न रहे। अगर पानी भरा रहा, खड़ा रहा, तो आपकी फसल निश्चित ही गिर जाएगी। तो हवा चल रही हो तब सिंचाई ना करें, सिंचाई हल्की करें। और
सिंचाई का समय जो है वो तब हो जब हवा बंद हो, शाम को ही करें। तो ये 3 चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी फसल गिरेगी नहीं और उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल। और किस तरह से आगे और भी ध्यान रखने की जरूरत है, किन किन बातों का ख्याल रखें, इसके बारे में आगे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम जौ और गेहूं के फसल की देखभाल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा बातचीत का विषय है कि पॉली हाउस में आप खीरे की वैज्ञानिक खेती किस तरह से कर सकते हैं। अगर इन विषयों के बारे में आप भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे खास मेहमान से आप सुझाव ले सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। धर्मेंद्र जाट जी इस वक्त उज्जैन मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी धर्मेंद्र जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और सीधे फोन लाइन। जी मैडम, जी मैडम। जी पूछिए, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो जी धर्मेंद्र जी। जी मैडम, हमारे गेहूं पकने की तैयारी में है, तो अब हमें क्या सावधानी रखना चाहिए पकने की तैयारी में सर गेहूं हमारे? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। जी यही बताने के लिए आपके सामने आए हैं कि आप पकने के समय क्या क्या ध्यान रखें। तो एक तो यह है, अगर पकने लगे हैं और जो गोल्डन सुनहरा कलर जो आने लगता है ना, उस समय हम पानी लगाना भी बंद कर देते हैं फसल में। एक बात का तो ये ध्यान रखें कि आप पानी लगाना बंद कर दें अगर पकने लगे हैं। दूसरे सबसे बड़ा इस समय ध्यान रखने की जरूरत होती है कि आपने देखा होगा खेत में आपकी फसल तो पक रही है लेकिन बहुत सारे बथुआ, जंगली जई या गेहूं का मामा, ये फेलेरिस माइनर जिसे कहते हैं, ये अलग से झंडी इनकी अलग से दिखाई देती है। तो हो सके तो आप अतिरिक्त श्रमिक लगा के इसको हाथ से उखड़वा लीजिए। ऐसा करने से आपको 2 फायदे होंगे। अगली साल जब गेहूं लगाएंगे तब इनका बीज खेत में नहीं मिलेगा और आपकी फसल में ये खरपतवार नहीं आएंगे। दूसरा ये आपका बीज शुद्ध रहेगा, बीज के अंदर ये खरपतवार के बीज नहीं आएंगे। तो 2 फायदे ये हो जाएंगे। तीसरा मैं सलाह ये दूंगा कि इसी समय आप ये देख सकते हैं ध्यान से कि फसल में आप खेत में घुस के देखेंगे तो आपने जो प्रजाति लगा रखी है, कभी कभी ऐसा देखा गया है उस प्रजाति में किसी अन्य प्रजाति के भी दाने मिले होते हैं जो कि इस समय आपको बड़े आसानी से पकड़ के उन्हें अच्छे से आप पहचान सकते हैं। पहचानने में बहुत आसानी होती है क्योंकि पकने के समय बाली का आकार, बाली का साइज और पौधे की लंबाई, ये सब अलग तरीके की आपको दिखाई पड़ेगी। तो आप तुरंत इसमें देरी ना करें और वो विजाती बीज हैं जो बिना जाते आपने नहीं बो रखी है, उस प्रजाति के पौधों को उखाड़ कर अलग कर लें और फेंक दें। जी बिल्कुल, तो ये कुछ सावधानियां हैं जिन्हें आप बरत सकते हैं। इसके अलावा और भी आगे विस्तार से हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से पकते समय गेहूं और जौ की फसलों की देखभाल की जानी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कटाई से पहले। और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और मैं चाहूंगी कि हमारे दूसरे मेहमान का भी हम यहाँ पर रुक कर लें। पॉली हाउस में खीरे की खेती के फायदों के बारे में आपने डॉक्टर प्रदीप हमें बताया। इससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि किस्मों का चयन किस तरह से किसानों को करना चाहिए, खासतौर पर जब पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं। किस्मों की अगर बात करें तो पॉली हाउस में खेती करने के लिए ज़्यादातर किस्में जो है जो पार्थेनोकार्पिक सीडलेस कुकुम्बर आता है, यानी कि खीरा जिसमें जो बीज रहित रहता है, वो एक उसका चुनाव किसान भाइयों को करना चाहिए। उसमें भी 2 तरह की प्रजातियां हैं। एक प्रजाति है जो जिसमें एक फल एक हर गांठ पे आता है और ज़्यादातर प्रजातियां हैं जिसमें जो है
क्लस्टर्स में फल आते हैं, यानी से 2 से 5 फल का एक गुच्छा जो है हर नोड पे आता है और इसमें सारे मादा फूल आते हैं और फल बनते हैं। तो इस समय खासकर गर्मी की फसल जो है किसान भाई अगर बात करें तो इसमें जो है क्लस्टर बियरिंग जो फ्रूट वाली वैरायटी है वो ज़्यादा अच्छी कारगर होती हैं। और सर्दियों में अगर किसान भाई लेते हैं तो उसमें सिंगल फ्रूट बियरिंग ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर बात करें क्लस्टर बियरिंग में तो जो मुख्य किस्में हैं खासकर नॉर्थ इंडिया में उनमें जो है Y225 है और फाडिया है, टर्मिनेटर है, रिका प्लस है और इसके अलावा भी काफका है, मल्टी स्टार है, ये प्रमुख किस्में हैं। और पूसा संस्थान की जो है IRI की एक पूसा पार्थेनोकार्पिक 6 जो है वो ओपन पॉलिनेटेड, वो भी जो है अच्छी पैदावार देने में सक्षम है। और साउथ इंडिया में केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एक हाइब्रिड है जो KPCH1 के नाम से है, वो जो है काफी अच्छा पॉपुलर हाइब्रिड है जो साउथ इंडिया में खासकर चल रहा है। तो ये सब इसमें अगर किसान भाई लगाते हैं तो उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा खासकर गर्मी की फसल में। जी और ये भी जरूरी है कि जो पौध की तैयारी कर रहे हैं शुरू से ही उसमें ध्यान दे किसान, तभी अच्छी उपज उन्हें मिलेगी। तो ऐसे में पौध की तैयारी के दौरान आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि किस तरह से ध्यान रखें? जी देखिए किसान भाइयों, खीरा जो है 2 तरीके से लगाया जाता है। एक तो जो है पौध तैयार करके ट्रे में प्रोट्रेज में तैयार करें गुणवत्ता वाली पौध, और दूसरी ये है कि डायरेक्ट जो है सीड सोइंग करके आप बेड पे बेड बना के उस पर डायरेक्ट बिजाई कर सकते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कब कौन सा करना चाहिए। अगर किसान भाई सर्दी की फसल ले रहे हैं या बरसात की फसल ले रहे हैं तो उस समय जो है प्रोट्रेज में नर्सरी तैयार करें और वो सिंचित सीमित एरिया में काफी अच्छी पौध गुणवत्ता वाली तैयार करके उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन जब गर्मी की खासकर जब कुछ किसान भाई हैं जो फरवरी में सोइंग या ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, जो ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए यानी कि पौध तैयार करके फिर उसके बाद लगाना है। लेकिन जब तापक्रम आमतौर पे 32 से 35 डिग्री या इससे ऊपर हो जाता है तो हम सुझाव देते हैं कि वो डायरेक्ट बिजाई करें। पौध अगर तैयार करके लगाते हैं तो उसमें ट्रांसप्लांटिंग शॉक लगने की समस्या आती है, इसलिए डायरेक्ट बिजाई करना ज्यादा अच्छा है। और बिजाई करने के 2 दिन बाद जो है जर्मिनेशन हो जाता है और इस तरह से 30 से 35 दिन बाद फलक भी शुरू हो जाती है खासकर गर्मी की फसल में। और इसी तरह से बरसात वाली फसल है जो जुलाई अगस्त में किसान भाई लगाते हैं, उसमें भी जो है डायरेक्ट सीड सोइंग कर सकते हैं। और ट्रांसप्लांटिंग का फायदा यह है कि अगर 2 फसल के बीच में आपके पास टाइम कम है, जैसे एक फसल पूरी हो रही है दूसरी लगानी है, तो आप जो है किसान भाई उसको प्रोट्रेज में कोकोपीट मीडियम में जो है मृदा रहित जो मीडियम है उसमें गुणवत्ता वाली पौध तैयार कर लें और 12 से 14 दिन की पौध जो है आपकी उसको जो है सीधे तैयार बेड में सीधे ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर प्रदीप, माफ कीजिएगा यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। हमारे साथ इस बीच एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। राम प्रताप जी इस वक्त हनुमानगढ़ राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम प्रताप जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। राम प्रताप जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी जी बताइए क्या जानना चाहेंगे आप? हमारी जो कणक गेहूं की फसल के अंदर तेलिया हो रहा है। अच्छा, गेहूं की फसल लगाई है उन्होंने, तेलिया हो रहा बता रहे हैं? हाँ, जी तेलिया हो रहा है जी। और जी। इसका स्प्रे करने पर दाने पर असर नहीं पड़ेगा क्या? जी माफ कीजिएगा हम समझ नहीं पाई, एक बार फिर से दोहरा दें। इसके पकाव के समय दाने पर कोई असर नहीं आएगा इस जहर का? अच्छा, अगर स्प्रे करते हैं तो दाने पर किसी तरह का असर तो नहीं होगा। तेलिया को बताएंगे किस तरीके से हो रहा है तेलिया? कुछ लक्षण बताएंगे, क्या लक्षण नजर आ रहे हैं? तेलिया है जी, इसमें पीला हरा तेलिया। हरा तेला? हाँ जी। अच्छा, कितना हो रहा है? एक बाल के अंदर हो रहा है जी। एक बाल के अंदर कितने होंगे लगभग? हो सकते हैं जी 60-70। 60-70। और हर पौधे पे हैं? हर एक पे? हाँ जी, हर पौधे पे। हर एक पौधे पे हैं। और फसल कितने दिन की हो चुकी है आपकी? फसल की 23 सितंबर की लगाई हुई है। 23 सितंबर की लगाई हुई है। हाँ। फसल जल्दी बोई थी आपने क्या? हाँ जी, सितंबर में ही लगा दी थी? हाँ जी। अच्छा, तो अभी इसको जो है हरा तेला के लिए, हरा तेलिया जो लगा हुआ है, अब हरा तेलिया ही है कुछ और है? तेलिया ही है। हैं? तेलिया ही है सिर्फ। अच्छा, तो
इस पर ज़्यादातर हम इमिडाक्लोप्रिड की जो है एक आती है दवाई, उसका 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। और आप देखते हैं अगर उस पर दोबारा अगर उसका असर होता है, पहले तो इससे देखिए कि आपके कम हो जाएंगे, और अगर नहीं होता है तो फिर 15 से 20 दिन पे एक छिड़काव और कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो राम प्रताप जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको यहाँ पर मिल गया होगा। और डॉक्टर प्रदीप, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। पॉली हाउस में खीरे की खेती के बारे में आप बता रहे थे कि जो सीधे बिजाई भी कर सकते हैं और अगर समय हो तो फिर वो पौध भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा किस तरह की देखभाल की आवश्यकता होती है, पोषक तत्व का प्रबंधन जो है पॉली हाउस में किस तरह से करना पड़ता है किसानों को? इसमें सबसे पहले किसान भाई खेत तैयार करने के पहले मिट्टी में करीब 10 से 15 दिन पहले अगर टाइम मिले तो जो है उसमें, जैसा कि वीडियो में भी दिखाया गया है, 150 2 नहीं तो 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अच्छी सड़ी हुई खाद मिलाएं। और खाद को अच्छा होगा कि उसमें ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, स्पेसिलोमाइसिस इनको इनरिच कर लें। 15 दिन पहले करीब उसमें इनोकुलम डेवलप कर लें और इस तरह से जो है खेत में मिला दें। और उसके बाद जो है किसान भाई जो बेड बनाएंगे, बेड जो है जिसपे खीरे लगाने हैं वो करीब 3 फीट चौड़े होंगे और करीब 2.5 फीट जो है बीच में उनके 2 बेड के बीच में जो है चलने के लिए रास्ता, जिसमें कार्य करने के लिए उनको चाहिए होता है, वो बनाएं। और उस पर जो है अगर डायरेक्ट बिजाई करते हैं तो वो जो है आपके 45 से 50 सेंटीमीटर, और वो जिग जैग प्लांटिंग, एक दो के बीच में तिरछा एक पौधा लगाएं। और रही बात फर्टिलाइजेशन की, जो है उसमें बेसल डोज में खासकर जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में खीरा लगा रहे हैं, आपकी मृदा का क्या जो है पोषक तत्वों का जो है उसमें जो टेस्ट का परिणाम है वो जरूरी है। और पानी में भी पोषक तत्वों की क्या मात्रा है वो भी जानना, वो खासकर ज्यादा जरूरी है, खासकर पानी कैसा है। तो उसके आधार पर बेहतर है कि मिट्टी और पानी का जो परीक्षण है वो पहले ही कर लिया जाए। और इसके अलावा भी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर प्रदीप, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। नीरज यादव जी इस वक्त हमारे साथ अशोकनगर से जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश से। नीरज जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी नीरज जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे गेहूं में पहला पानी देते हैं, जी हाँ, आज ही मिल रही है, गेहूं का जो पहला पानी होता है गेहूं की सिंचाई का, ठीक है जी हाँ, तो उसके लिए कितने दिन में सिंचाई करनी चाहिए? कितने दिन में सिंचाई करनी चाहिए? जी हेलो, देखिए ऐसा है, गेहूं का जो पहला पानी होता है बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, बहुत उसकी महत्ता होती है। और उसकी जो पहली सिंचाई हमेशा 21 दिन पे करते हैं। जितनी भी हमारी जो नई प्रजातियां आई हुई हैं सबकी 21 दिन पे संस्तुत की गई है, क्योंकि यही एक समय होता है जब जो छत्रक जड़ें होती हैं, क्राउन रूट जिसे हम लोग कहते हैं, वो निकलना शुरू होती हैं। और उन क्राउन रूट के बाद ही टेलरिंग, जो फुटाव होता है, जो किल्ले निकलते हैं, वो उसी पे, अगर वो सिंचाई में हम देर करते हैं तो कल्ले कम निकलेंगे, फुटाव कम होगा और पूरी फसल जो आखिर तक इसका असर रहेगा और पूरी उपज पे इसका भारी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए 21 दिन पर पहली सिंचाई बहुत ज़रूरी होती है गेहूं में। जी बिल्कुल। तो नीरज जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर शिवादर, सिंचाई की बात तो हम कर ही रहे हैं, इसके अलावा मैं खास तौर पे जानना चाहूंगी वो किसान जिन्होंने देर से बोई होगी गेहूं की किस्में, उन्हें इस वक्त किस तरह से ध्यान रखना चाहिए और किन बातों का? देखिए ऐसा है, देर से ज़्यादातर ऐसा होता है, हमारे कुछ किसान भाई कोई फसल ऐसी लगाते हैं, जैसे आलू की फसल है, आलू की फसल की खुदाई होगी, उसके बाद फिर उन्होंने दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक में भी लगा देते हैं कभी कभी। जी जी। तो उनके लिए अभी अगर देखा जाए तो या तो फसल 60 दिन की हुई होती है, 60-70 दिन की हो रही है, तो ऐसे में सिंचाई पे विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अब धीरे धीरे तापमान भी बढ़ने लगा है। तो सिंचाई जो 20 दिन पे करते थे, अगर उनकी जो जमीन है हल्की जमीन है, भारी नहीं है, तो 20 दिन से हो सकता है उन्हें जैसे 60 दिन पे सिंचाई करनी थी, 60 दिन के बजाय उन्हें 50 दिन पे भी करनी पड़ सकती है। तो इस बात का जमीन की मिट्टी में नमी के हिसाब से सिंचाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, मतलब सिंचाई जल्दी करनी पड़ती है और ज़्यादा सिंचाइयों की भी आवश्यकता पड़ जाती है।
दूसरी बात यह है कि कभी कभी किसान भाई क्या करते हैं कि प्रजातियां का चुनाव सही नहीं कर पाते हैं, तो इसमें जो प्रजातियां होती हैं WR544 है और उन्नत हलना है, और इस तरीके की प्रजातियां होती हैं जो कम समय में पककर तैयार हो जाती हैं और जिनकी कम समय में भी काफ़ी अच्छी बढ़वार हो जाती है, तो ऐसी प्रजातियों का ही चुनाव करना चाहिए। दूसरे, इसमें थोड़ा सा देर से बोने पे थोड़ा बीज ज़्यादा डालना चाहिए, लगभग 25% बीज ज़्यादा डालना चाहिए। इसके अलावा खाद जो होती है ना, खाद की मात्रा थोड़ी सी घटा सकते हैं। अगर 150 किलोग्राम नाइट्रोजन देते हैं तो उसकी जगह 125 किलोग्राम नाइट्रोजन से भी काम चल सकता है। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर शिवाधर खाद के बारे में भी जानेंगे कि किस तरह से पोषक तत्व प्रबंधन करना भी जरूरी होता है, लेकिन इस बीच हमारे साथ कॉलर है, उनका सवाल लेते हैं। हरि सिंह जी इस वक्त कपूरथला पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हरि सिंह जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब जी, हरि सिंह कपूरथला पंजाब से बात कर रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब जी, जौ की कोई किस्म बताई जाए ज्यादा पैदावार देने वाली, क्योंकि इसका जो बीज है हम रखें और आगे आने वाले समय में फिर इसकी बिजाई कर सके। और दूसरा सवाल है जी कि तरबूज और जो है ना खरबूजा, इसकी भी कोई अच्छी सी किस्में बताई जाए, क्योंकि इसकी बिजाई का अब टाइम है। बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद जी। अच्छा, देखिए आपने 2 सवाल पूछ दिए, एक तो विषय के अंतर्गत आ रहा है, एक लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो जौ की प्रजातियां हैं, जौ की बहुत सारी प्रजातियां आपके जोन के लिए, कपूरथला के लिए संस्तुत हैं, जिसमें दुर्गापुरा से निकली हुई कई प्रजातियां RD सीरीज की हैं। तो मैं कहूँगा RD 2552 आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप इस प्रजाति को लगाइए और ये प्रजाति बहुत अच्छी उपज देगी। इसके अलावा जहाँ तक खरबूजा और तरबूज की बात है, खरबूजे की मुझे एक प्रजाति याद आ रही है अभी कि हरा मधु एक है प्रजाति, ये बहुत अच्छी प्रजाति है, तो आप चाहें तो हरा मधु लगा सकते हैं। और खरबूजे और तरबूज के लिए मैं एक और राय देना चाहूँगा कि जो हमारे डॉक्टर साहब पॉली हाउस के बारे में बता रहे हैं ना, तो अगर इसकी नर्सरी जनवरी में ही पॉली हाउस में अगर लगा ली जाए तो अब तक उसे खेत में लगाकर और कुछ ही दिन में हम खरबूजे और तरबूज प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी बहुत अच्छी क्या कहते हैं मूल्य मिल सकता है। लेकिन अब इस समय अगर बुआई करते हैं तो जब आपके खरबूजे तरबूज तैयार होंगे तो मार्केट में खरबूजे तरबूज बहुत होंगे और उनकी आपको उतनी ज्यादा मूल्य नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप अगली साल ही लगाएं खरबूजा तरबूज। जी। और लेकिन अगर पॉली हाउस में नर्सरी तैयार करवा के और उस नर्सरी को लगाएं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जी बिल्कुल। तो तरबूज और खरबूज की जहाँ तक बात है, थोड़ा विषयांतर हो जाता है आज के इस कार्यक्रम में, और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी इस विषय पर हम हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा करें, और आपसे गुजारिश होगी कि तब जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। बहरहाल इस बीच डॉक्टर प्रदीप, अगर आप भी इसमें कुछ जोड़ना चाहें तो जरूर जोड़ें, और साथ ही बताएं कि पॉली हाउस में खेती के दौरान खीरे की भी आज हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह की संरचना बनाने की आवश्यकता होती है, अगर इस पर भी कुछ आप बताना चाहें इस वक्त। संक्षिप्त में मैं उनका खरबूजा और तरबूज के बारे में बताना चाहता था। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया बहुत ही सही कि लो टनल में या आप नर्सरी जो है पहले पॉली हाउस में तैयार करके अगर लगाते हैं तो अगेती कद्दू वर्गीय फसलों से खीरा, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी जो भी है, टिंडा, इन सब का अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और काफी बड़े एरिया में नॉर्थ इंडिया में अपने हो भी रहा है। तो उसमें जैसे किस्म की बात की कि काशी मधु है और पूसा मधुरस है, इस तरह की जो है डॉक्टर साहब ने भी वैरायटी का नाम बताया। इसी तरह से खरबूजे के लिए तरबूज में जो है अर्कामानिक है, और अभी एक जो है सुगर क्वीन एक अच्छी वैरायटी है जो पूरे करीब कई जगह जो है कई डिस्ट्रिक्ट्स में, कई स्टेट्स में बहुत पॉपुलर है। तो ये सब काफी जो अभी तरबूज में भी किसान भाई, खासकर जो छोटा वाला तरबूज जिसको जो है आइस बॉक्स कहते हैं, और छोटी फैमिली के लिए या जो भी फैमिली में 1.5-2 किलो के तरबूज आते हैं और वो काफी सुगमता से जो है लोग खरीद लेते हैं, और उसमें काफी जो है उत्पादन भी अच्छा होता है और मुनाफा भी काफी अच्छा होता है। बिल्कुल। तो हरि सिंह जी, बहुत ही विस्तार से आपको यहाँ पे जानकारियां मिली है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारियां आपके लिए जरूर लाभदायक साबित होगी और आप इनकी अच्छी फसल ले पाएंगे। बहरहाल इसी के साथ कार्यक्रम हेलो किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी,
इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम गेहूं और जौ के फसल की देखभाल के बारे में बातचीत कर रहे हैं और इसके साथ ही पॉली हाउस में खीरे की खेती के बारे में भी बातचीत हो रही है। अगर आप इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर प्रदीप, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि पोषक तत्व प्रबंधन की बात हो रही थी, इसके साथ ही पॉली हाउस में खासतौर पर फर्टिगेशन की अपनी ही महत्ता है। मैं चाहूंगी इसके बारे में भी बताएं कि किस तरह से सिंचाई के साथ साथ जो पोषक तत्व प्रबंधन है वो किसान एक साथ ही कर सकते हैं। इसमें किसान भाई जो है पोषक तत्व प्रबंधन में ज्यादातर पोषक तत्व जो है घुलनशील आजकल उपलब्ध है मार्केट में, जिसमें जो है चाहे वो कैल्शियम के लिए कैल्शियम नाइट्रेट है, जो कि इससे मुख्य कैल्शियम का और नाइट्रोजन दोनों का मुख्य रूप से उर्वरक है। और उसके अलावा जो है आपका पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे 13-0-45 कहते हैं, 0-52-34 है, जो 1261 है। तो आजकल हर घुलनशील उर्वरक जो है अवेलेबल है मार्केट में, और इनका निश्चित मात्रा में प्रपोर्शन में फसल की अवस्था के अनुसार जो है हम संस्तुत करते हैं। काफी कृषि विज्ञान केंद्र, विश्वविद्यालय और आईसीआर के इंस्टीट्यूट अलग अलग जगह अनुसंधान हुए हैं और अलग अलग जगह के लिए अलग अलग मृदा के अनुसार, फसल के अनुसार इनकी संस्तुति की जाती है। और इसमें सबसे मुख्य आमतौर पर फर्टिगेशन की बात करते हैं, जिसमें फर्टिलाइजर ड्रिप इरिगेशन के थ्रू दिया जाता है और वेंचुरी के तहत जो है उसे पानी में बहाया जाता है, डाला जाता है। तो इसमें खासकर नॉर्थ इंडिया में अगर देखेंगे, जहाँ लूज सॉइल है, सैंडी सॉइल है, वहाँ पे लगभग प्रतिदिन कोई ना कोई फर्टिलाइजर दिया जाता है। या अगर हैवी सॉइल्स है, बलुई दोमट सॉइल है, मिट्टी है, तो उसमें सप्ताह में तीन बार करीब जो है फर्टिगेशन दिया जाता है। तो वो मिट्टी की और पानी की उसकी जल धारण क्षमता के आधार पर जो है फर्टिगेशन का भी शेड्यूलिंग किया जाता है और उसमें पोषक तत्व की उपलब्धता और कैसे वो सुचारू रूप से बनाने में सक्षम है। और इसका जो है अवस्था, जैसे इसको 3 अवस्था में मुख्यतः हम विभाजित करते हैं। पहली होती है जो प्लांट एस्टेब्लिशमेंट की अवस्था होती है, जो करीब के ट्रांसप्लांटिंग से लेके, अगर उसकी पौध बना के तैयार करके लगा रहे हैं, उससे लेके 20 से 25 दिन तक की एक अवस्था होगी। उसमें जो पोषक तत्व होंगे उसकी लगभग आधी मात्रा दी जाती है। फिर उसके बाद जो है फ्लावरिंग और फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज होगी, जो 25 दिन से करीब, वो जो है आपकी 60 दिन तक चलती है। फिर उसके बाद 60 से 90 दिन या उससे अधिक की
एक अलग अवस्था होती है, उसमें जो है फर्टिलाइजर का फुल एप्लीकेशन किया जाता है। इसके अलावा फर्टिगेशन के अलावा कभी कभी आमतौर पर सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिलती है, जो वातावरण में उतार चढ़ाव होता है, दिन और रात में टेम्परेचर का चेंजेस होता है, या क्लाउडी वेदर जो है खासकर बरसात के दिनों में या सर्दियों के दिनों में होता है, उस समय क्या होता है कि पौधे जड़ से जो है खासकर कैल्शियम और बोरान इनकी रिक्वायरमेंट काफी अच्छी होती है और कंटिन्यूअस की लगातार जरूरत होती है, तो इनकी उपलब्धता कम हो जाती है। उसके लिए किसान भाइयों को इनका स्प्रे करना चाहिए, खासकर जब फल अच्छी मात्रा में बन रहे हों। अदरवाइज क्या होगा कि फल बड़े हो रहे होंगे, उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होगी, और साथ ही फूल आ रहे होंगे, उनमें अगर पोषक तत्व नहीं मिलता है, खासकर कैल्शियम और बोरान जो प्लांट्स में इमोबाइल है, तो इनका हम जो है इनको स्प्रे करके इनकी पूर्ति करते हैं। और जी तो खाद उर्वरकों की जहाँ तक बात होती है तो सही समय पर इसका जो है इस्तेमाल करना जरूरी है। ऐसे में गेहूं और जौ की भी अगर हम बात करें हैं डॉक्टर शिवाधर, तो अगर पकने का समय बिल्कुल आ चुका है, समय पर बोई गई फसल है, तब तो शायद अभी जरूरत ना हो, लेकिन अगर देर से बोई गई है तो फिर किस तरह से खाद उर्वरक? जी हाँ, देर से बोई गई है सभी फसलों में एक मुख्य प्रिंसिपल ये होता है कि जो रिप्रोडक्टिव फेज या जिसे कहते हैं जब फूल आने की अवस्था आ जाती है जी, उस समय से पहले ही सभी खाद या जो भी डालना चाहिए, उसके बाद डालने पे कोई फायदा नहीं होता है जी। जबकि उससे गेहूं में जैसे कहते हैं कि दूसरी सिंचाई जब करते हैं लगभग 60 दिन तक की अगर उनकी अवस्था है फसल की, गेहूं या जौ दोनों में ही, तब तक तो आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। कुछ खादें ऐसी होती हैं, जो कुछ उर्वरक ऐसे होते हैं जिनको बोने से पहले ही डालना चाहिए, जैसे फास्फोरस होगा, पोटास होगा, ये सब बोने से पहले ही डाले जाते हैं। लेकिन नाइट्रोजन को हम थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में देते हैं, जो कि 60 दिन के बाद नहीं डालना चाहिए गेहूं जौ में। जी जी जी। इसके अलावा एक चीज़ और है बहुत ध्यान रखने की, सूक्ष्म पोषक तत्व कभी कभी ऐसा देखा गया कि फसलों में कम हो गए हैं और उनका कोई न कोई लक्षण अगर दिखाई देने लगता है, जैसे जिंक है या बोरान है, इनकी जो है कभी कभी कमी हो जाती, तो इनको हम फूल आने की अवस्था पे भी इनका छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा हाँ, तो क्या लक्षण है जिंक या बोरोन की अगर कमी हो रही है तो किस तरह से पहचान करें? देखिए, बोरोन की कमी अगर होती है तो उसमें तो ये होता है कि दाने ही नहीं बनते हैं, अच्छा, पोलन ग्रेन, लेकिन उसे देख तब पाते हैं जब पता तब चल पाता है जब पूरा का पूरा बाली खाली रहेगी, उसमें कोई दाना ही नहीं है जी, तब पता चल पाता है। लेकिन अगर मृदा परीक्षण कराया हो, पहले से कभी टेस्ट कराया हो, या पिछली साल की हिस्ट्री रही हो कि पिछली साल ऐसा हुआ था जी, तो उस फसल में हमेशा ही बोरेक्स को डालना चाहिए। बोरेक्स आता है बोरॉन के लिए, इसी तरीके से जिंक सल्फेट का जमीन में भी डाल सकते हैं और छिड़काव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से गुणवत्ता दानों की अच्छी हो जाती है अगर हम। डॉक्टर शिवाधर, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ है, उनका सवाल यहाँ लेते हैं। भागीरथ जी इस वक्त हमारे साथ गंगानगर से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी भागीरथ जी, हम सुन रहे हैं आपको, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। हम गेहूं बोई हुई है, उसका रंग तो थोड़ा सफेद होता है जी सर, क्या कमी है? कब बोई थी आपने? वो जी 12वां महीने की 10 तारीख की। 10 तारीख किस महीने? 12वां महीना दिसंबर के। दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में बोया था और अभी तो 2-2.5 महीने हुए हुए हैं फसल को। हाँ जी। कौन सी वैरायटी बोई थी? 1482 है सर। अच्छा, तो सफेद कैसी होने लगी, आपको कैसा लग रहा है? रंग जैसा है, मैं दौड़ा होने लग गया सर। क्या सूख रहा है या उसके पत्तियों के ऊपर सफेद पाउडर दिखाई दे रहा है? नहीं, हाँ सफेद सा पाउडर सा लग रहा है सर। पाउडर सा लग रहा है? हाँ जी। अच्छा, इसमें ऐसा है ना कि ये फफूंदी जनित बीमारियां कुछ ऐसी होती हैं, पाउडरी मिल्ड्यू भी होता है जिसमें, तो ये इसकी वजह से क्या है कि जो सफ़ेद पाउडर सा होता है, एक तो आप प्रजाति जो बीज लिया है आपने जहाँ से भी, हाँ, तो बीज में कहीं से प्रमाणित जगह से नहीं लिया है, या तो उससे भी ऐसा हो जाता है। तो आप और दूसरे बीज को शोधित किया है बोने से पहले या नहीं किया है, बीज शोधन इसमें बहुत ज़रूरी होता है। इसमें प्रोपिकोनाजोल या उनका लगभग 2.5 मतलब 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसको शोधित करना चाहिए। नहीं सर, मेरी बात सुनो। हाँ जी, हाँ बताओ। हेलो।
हेलो। चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। और डॉक्टर शिवाधर, आपने जो भी जानकारियां दी हैं, मुझे उम्मीद है कि भागीरथ जी के वो काम आएगी। और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर प्रदीप, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि पॉली हाउस में यूं तो नियंत्रित वातावरण में खेती की जाती है, लेकिन वहां पर किस तरह से कीट बीमारियों का खतरा रहता है? खासतौर पर खीरे की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह का खतरा है वहां पर भी? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर पॉली हाउस के अंदर हम वातावरण पौधों के लिए प्रदान कर रहे हैं तो उसी वातावरण में कीट और बीमारियां भी जो है पनपती हैं। और इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण इसका पहलू यह है कि किसान भाई कि उसमें कीट और बीमारियां ना आने पाए, इसके लिए प्रबंधन करें। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि किसान भाई जब भी पॉली हाउस लगाएं तो एक प्रशिक्षण प्राप्त कर लें, और खासकर डिजीज और इंसेक्ट आइडेंटिफिकेशन का जो आजकल एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं कई सारे विश्वविद्यालय में और ICAR के इंस्टीट्यूट में, जैसे हमारे काजरी जो इंस्टीट्यूट है जोधपुर में, हम लोग यहाँ पे भी 1 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि सबसे पहले प्रशिक्षण लें, फिर उसके बाद पॉली हाउस की खेती में जाएं। पहले क्या होता था कि पॉली हाउस लगा लेते थे, फिर उसके बाद जूझते थे और कीड़े और बीमारियों की जानकारी नहीं होती थी, कैसे रखरखाव करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, तो किसान भाई काफी उसमें नुकसान सहते थे। लेकिन अभी नवयुवक जो खासकर यंग यूथ आ रहे हैं, इसमें पॉली हाउस की खेती में वो काफी अच्छी ट्रेनिंग लेके और अच्छी तरह से व्यवसाय के रूप में, क्योंकि ये आम खेती नहीं है, ये एक व्यवसाय जिसमें बहुत सारी लागत लगती है। तो इसमें सबसे पहले जरूरी है कि मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है, यानी कि आपके अगल बगल में कोई कचरा ना हो, कोई खरपतवार ना हो, उनको पूरी तरह से, ताकि वो होस्ट का काम ना करे, होस्ट ब्रेक होना चाहिए। और उसके बाद मृदा का हर वर्ष जो है, खासकर मई जून के महीने में, आप कम से कम जून के महीने में 1 महीना आप पॉली हाउस को अपना खुला छोड़ें, उसमें अच्छी गहरी जुताई करके और पूरे पॉली हाउस को बंद कर दें, उसमें 2-3 बार पानी देके उसके बाद पलटेंगे, अपने आप निर्जलीकृत हो जाएगा। उसमें कोई भी चीज मृदा सौरीकरण इतना अच्छा हो जाएगा कि कोई चीज नहीं उसमें रह पाएगा और बीमारी के और कीड़े के आने के चांस कम होंगे। हाँ, खासकर जो है इसमें जो बीमारियां हैं वो डाउनी मिल्ड्यू और इसमें जो है मुख्य है जो कि अधिक नमी और हाई टेम्परेचर, और सर्दियों में भी लो टेम्परेचर यानी कि कम तापक्रम और जो है अधिक नमी के कारण इसमें। तो ये सभी कारक किस तरह से फसल को प्रभावित कर सकते हैं और किस तरह से फसल को सुरक्षित रखें, इसके बारे में आपसे जानेंगे। साथ ही गेहूं जौ की देखभाल के बारे में भी हमारी चर्चा यहाँ पर जारी है, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम गेहूं जौ फसल की देखभाल और पॉली हाउस में खीरे की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर शिवाधर, आपसे जानना चाहूंगी कि गेहूं जौ की फसल में और किस किस तरह के रोग या बीमारियों का खतरा हो सकता है और किस तरह से किसानों को सचेत रहना चाहिए इस वक्त। देखिए, जैसे गेहूं की फसल में सबसे बड़ी बात है कि अगर बीज सही नहीं है जी जी और बीज को शोधित नहीं किया गया है शुरू से ही, तो उसमें कई तरीके के ऐसे बीज जनित बीमारियां, जैसे एक लूज स्मट होता है जिसको कंडुआ भी बोलते हैं जी। इसमें क्या होता है कि बालियां काली पड़ जाती हैं और बालियों के ऊपर पाउडर सा हो जाता है, काले रंग का चूर्ण हो जाता है जी जी। और वो अगर वही वाला बीज तैयार होता है दोबारा फिर अगर यूज में आ जाए तो वो अगली फसल को भी इसी तरीके से ग्रसित कर देता है जी जी। इसी से मिलती जुलती एक और बीमारी है फ्लैग स्मट। मतलब वो सेम कलर ऐसा ही होता है लेकिन वो फ्लैग लीफ जो होती है ना, ऊपर वाली पत्ती, वहां तक भी उसका असर होता है। अच्छा। तो ये दो बीमारियां बीज जनित बीमारियां हैं। तो इसके लिए हमेशा बीज अच्छी प्रजाति का होना चाहिए, शुद्ध जगह से होना चाहिए जहां से देखा गया हो कि इसको अच्छी तरीके, जैसे मैंने बताया था पहले ही कि कटाई के समय जब गेहूं तैयार होता है उस समय आप दो चीजें जरूर देखेंगे कि जो बीमारी जनित जितनी बालियां हैं या जो भी हैं, तो इसको उखाड़ कर दवा देना चाहिए या जला देना चाहिए, जिस तरीके से बीमारी जनित ये दिखाई पड़ता है खेत में। तो इससे ही होगा कि अगली फसल में उसका वो नहीं है। इसी तरीके से करनाल वंट आजकल बहुत ज्यादा देखा गया है, करनाल वंट का प्रकोप, वो भी इसी तरीके की बीज जनित बीमारी है। तो हम उसको पहचाने कि दाने किस तरीके से उनमें गड्ढे से हो जाते हैं, कैसे काला चूर्ण उसमें होता है जी। तो इन सबको पहचान के हमें वो करना चाहिए। तो इसलिए बीज शोधन बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ हर किसान भाई को कि बोने से पहले प्रजाति अच्छी हो और बीज शोधन अवश्य करें। बिल्कुल, तो इससे काफी हद तक बचाव हो जाता है। और फसल की सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, अब जो बीमारी व कीट है, तो इससे जुड़ा सवाल मैं डॉक्टर प्रदीप से भी करना चाहूंगी। डॉक्टर प्रदीप, बताएं, आप ब्रेक पे जाने से पहले बता रहे थे कि किस तरह से डाउनी मिल्ड्यू जो है उसका प्रकोप कई बार हो जाता है। अत्यधिक तापमान और बेहद कम तापमान हो जाए उससे भी फसल प्रभावित होती है, नमी का ध्यान रखना जरूरी है। तो किस तरह से फसल को बचाएं? देखिए, जैसे कीट और बीमारियों की बात करें तो बीमारियों में दो तरह की बीमारी होती है। एक तो फोलियर डिजीज यानी कि जो पत्तियों पे लगता है, दूसरा जो है जो सबसे खतरनाक है वो जड़ गलन है और जो फफूंद से खासकर होता है। और कुछ एरिया में जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा रहती है, वहाँ बैक्टीरियल विल्ट की समस्या होती है। और इसके अलावा नेमेटोड है जो कि एक पॉली हाउस की कल्टीवेशन में काफी मुख्य प्रमुख समस्याएं हैं। अगर फोलियर डिजीज की बात करेंगे जो पत्तियों में लगता है, उसमें जो है जैसे कि बताया डाउनी मिल्ड्यू एक सबसे ज्यादा लगने वाली बीमारी है और उसके लिए जो है मैंकोजेब, मेटालैक्सिल और या फोसेटाइल एल्यूमिनियम, वो जो है इनका स्प्रे कारगर होता है। इसके अलावा एजॉक्सीस्ट्रोबिन, पायरोक्लोरिस्ट्रोबिन, ये सब दवाइयाँ हैं जिनका जो है किसान भाई अगर समय समय पर स्प्रे करते रहेंगे तो इससे निदान मिल जाएगा। और रही बात अगर जड़ गलन की समस्या है, जो कि बार बार खीरे हर बार किसान भाई क्या करते हैं, खीरे के बाद खीरा ही लेना चाहते हैं और खीरा का खासकर बहुत प्रमुख फसल है पॉली हाउस के किसानों के लिए। और इसमें जो है जड़ गलन की समस्या बढ़ जाती है और किसान भाई इसमें ये चीज भूल जाते हैं कि उनका मृदा शोधन करना जरूरी है, जो कि नहीं कर पाते हैं और इससे ये समस्या दर बदर बढ़ती जाती है। तो इसके लिए जो है अभी जैसा कि अगर कंपोस्ट खाद में, जैसे मैंने बताया कि ट्राइकोडर्मा को मिक्स करके आप डालेंगे तो काफी हद तक इससे राहत मिलेगी। उसके अलावा जो है बहुत सारी रासायनिक उपचार भी हैं जिन्हें करना चाहिए। और अगर मृदा शोधन करना है और केमिकल अगर ऐसा हो सकता है कि 2 साल में एक बार करना पड़े तो फॉर्मेलिन और या मेटमसोडियम नाम के तत्व हैं जिनका जो है 200 kg या 200 मेटमसोडियम को लेके आपको उसको पॉलीथीन से ढक के करीब 30 माइक्रोन की पॉलीथीन और उसके अंदर में करके और पूरे पॉलीथीन को, पूरे पॉली हाउस को बंद करना है 15 दिन तक। तो इस तरह से शोधन होता है। और लेकिन अभी जो है रिसेंटली हमारे काजरी, जो हमारा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है, हम लोगों ने पिछले 3 साल के प्रयास से, 4 साल के प्रयास से ग्राफ्टिंग की टेक्निक निकाली, जिसमें लगभग 99% जो है आपके रूट रॉट और कॉलर रॉट, जो फ्यूजेरियम, इथियम, फाइटोप्थोरा से जो जड़ गलन से बीमारी होती थी, उसकी लगभग 99% निदान संभव है। और इसका रूट स्टॉक जो ग्राफ्टिंग करते हैं उससे प्रोडक्शन में भी काफी हद तक जो है आपका उत्पादन भी ऐसा देखा गया है कि अगर जहाँ पे बीमारी की ज्यादा
ज़्यादा संभावना है, वहाँ पे लगभग 2 गुना तक उत्पादन ज़्यादा मिलने का चांस बढ़ जाता है। अगर सामान्य दशा है वहाँ पे भी 25 से 30% तक उत्पादन इससे अधिक होता है। इसी तरह से अगर हम इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो उसमें व्हाइट फ्लाई, माइट, थ्रिप्स ये प्रमुख कीट्स हैं, जो कीड़े हैं जिनके द्वारा जो है फसलों पर काफी जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए किसान भाई किसी तरह की एंट्री कीड़ों की न होने दें तो ज्यादा बेहतर है। अन्यथा अगर आता है तो इसमें जो है अलग अलग तत्व के जो रासायनिक आपके रसायन है उनका सबसे पहले अगर नीम ऑयल का भी स्प्रे करते हैं और फिर उसके बाद जो है वर्टिसिलियम लेकानी है, इस तरह की जो है बायो एजेंट्स हैं उनका अगर स्प्रे करते हैं और बायो बोटेनिकल पेस्टिसाइड्स हैं इनका करते हैं तो निदान हो जाता है, फसल सुरक्षित रहेगी और बचाव होगा। डॉक्टर प्रदीप, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी है कि किस तरह से वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं किसान पॉली हाउस में और खीरे की और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन जानकारियों के लिए। धन्यवाद जी। इसके साथ ही डॉक्टर शिवाधर, आपसे भी हमने जाना गेहूं और जौ की फसल की देखभाल कैसे करें अच्छी उपज हासिल करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस कार्यक्रम में आपने विस्तार से जाना कि किस तरह से जौ और गेहूं की आप अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं, खासतौर पे पकते समय किस तरह से फसल की देखभाल आपको करनी चाहिए। इसके अलावा पॉली हाउस में खीरे की खेती के बारे में भी आपने जाना। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता दें हेलो किसान कार्यक्रम के अगले विषय के बारे में। जी हाँ, हेलो किसान कार्यक्रम में सोमवार का विषय रहेगा सशक्त महिला कृषि की रेड। अगर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com पर, या फिर आप फेसबुक के माध्यम से आप हमसे जुड़े रह सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।